प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब उसने कहा था पाठ से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो गुलेरी जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो एक समालोचक और दूसरा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था। गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी और इन्हीं 3 कहानियों के माध्यम से गुलेरी जी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये 2025 में पूछा गया है। उसने कहा था ये रचना 1915 की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित उसने कहा था इन्होंने लिखा है, बुद्धू का कांटा इन्होंने लिखा है और सुखमय जीवन इन्होंने लिखा है। ये तिरिश नामक कहानी इनकी नहीं। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी माना जाता है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कछुआ धरन किसकी रचना है? तो कछुआ धरन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो किस युग के कहानीकार हैं? तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो ये राजा भोज के नहीं आए थे, राजा हरि सिंह के भी ये नहीं थे, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के ये अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? तो उसने कहा था कहानी की ये कई विशेषताएं हैं। इनमें पहला दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है, अर्थात उपर्युक्त सभी तीनों विकल्प सही है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी नहीं है और ये कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में, जैसा कि आप सब जानते हैं, अमृतसर शहर का चित्रण है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहा था और अंग्रेज कहाँ के थे? इंग्लैंड देश के थे। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुड़माई हो गई लहना सिंह बचपन में सूबेदारनी को बोलता था, तो वो जो है किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था कहानी से संबंधित है। कुड़माई का क्या अर्थ है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? लड़का और लड़की में अमृतसर के एक चौक पर हुई थी, जहां पर दोनों दुकान से कुछ सामान लेने जाया करते थे। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की अतर सिंह की बैठक में रहती थी। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। जमादार का पद सैनिकों से कुछ बड़ा होता है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति उसने कहा था कहानी में है और इसको लहना सिंह ने कहा है। पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो ये किसने बोला है? ये पलटन का विदूषक और वजीरा सिंह ने बोला है। पलटन का विदूषक भी वजीरा सिंह ही है। किसके बाग में मखमल सी हरी घास है? तो किसके बाग में मखमल सी हरी घास है? तो वो फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, जहां पर छुट्टी के दिनों में ये सैनिक लोग आराम किया करते थे। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये किसने कहा था? तो ये लाइन फिरंगी मेम ने कहा था। इस कहानी में कौन बीमार था? तो इस कहानी में कौन बीमार था? बोधा सिंह बीमार था और लहना सिंह
घायल था। लहना सिंह से किसने कहा पानी पिला दो? लहना सिंह से किसने पानी मांगा था? तो लहना सिंह से बोधा सिंह ने पानी मांगा था। लहना सिंह ने अपनी जर्सी किसको पहनाई? तो लहना सिंह ने अपनी जर्सी किसको पहनाई थी? क्योंकि बोधा सिंह बीमार था, इसलिए उसने अपनी जर्सी बोधा सिंह को पहनाई। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, किसने कहा था? तो इस बात को लहना सिंह ने कहा था। किससे कहा था? खंदक में जो लोग सो रहे थे उनमें वजीरा सिंह भी था और उसने वजीरा सिंह से कहा था। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, मुझे पीने को सिगरेट दिया है। लहना सिंह का यह कथन किसके बारे में है? तो लहना सिंह का यह कथन लेफ्टिनेंट साहब के बारे में है। लेफ्टिनेंट साहब ने ही उसे सिगरेट पीने के लिए कहा था। लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी जेब से क्या क्या निकाला था? तो लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला था? बेल के आकार के 3 गोले निकाले थे, जिसको उन्होंने खंदक की दीवार में लगा दिया था उसको विस्फोट से उड़ाने के लिए। 3-4 लिफाफे और एक डायरी किसकी जेब से बरामद हुआ था? तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बरामद हुआ था। जब लहना सिंह ने उनको मारकर गिरा दिया तब उनकी जेब की तलाशी ली, जिसमें 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुआ। लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को बंदूक के कुंदे से कहां कहां मारा था? तो लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को बंदूक के कुंदे से उनकी कोहनी पर और गर्दन पर मारा था। लहना सिंह को गोली कहां लगी? लहना सिंह को गोली उनकी जांघ में लगी थी। हेनरी मार्टिनी किसकी बंदूक का नाम है? तो हेनरी मार्टिनी किसके बंदूक का नाम है? वो लहना सिंह के बंदूक का नाम है। किसने कहा तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए? किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा लहना सिंह ने किया था। बचपन में लड़का और लड़की अपने किस रिश्तेदार के यहाँ आए थे? तो बचपन में लड़का और लड़की अपने मामा के यहाँ आए थे। किसके यहाँ आए थे? तो अपने मामा के यहाँ लड़का और लड़की आए थे। लहना सिंह कितने नंबर रेजिमेंट में जमादार के पद पर था? तो लहना सिंह कितने नंबर रेजिमेंट में जमादार के पद पर था? 77 नंबर रेजिमेंट में जमादार के पद पर था। ये पूछा जा सकता है। लहना सिंह किस काम से छुट्टी लेकर अपने घर आया था? तो किस काम से छुट्टी लेकर आया था? शादी करने के लिए, बाग लगाने के लिए? तो वो मुकदमे की पैरवी करने के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। उसने कहा था कहानी में कौन बार बार कह रहा है कि वजीरा पानी पिला दे? तो कौन कह रहा था? तो लहना सिंह घायल था और वही बार बार वजीरा से पानी मांग रहा था। किसने लहना सिंह से कहा जिस प्रकार बचपन में तूने घोड़े से मेरे प्राण बचाए थे उसी तरह इन दोनों को बचाना? तो किसने कहा था? सूबेदार ने कहा था। क्योंकि सूबेदार ने उसके बचपन की मित्र थी, इसलिए लहना सिंह ने उसकी सारी बातों का अक्षर सा पालन किया। कौन घायल लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर बैठा था? तो कौन था वो? वो था वजीरा सिंह। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? ये लाइन उसने कहा था शीर्षक कहानी से है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी, जिसमें से एक सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सीकड़ी में कोले डाल? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? किसने कहा था? तो उसको कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो वो कहानी का नायक लहना सिंह है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। इतनी जो है आप सब में बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने रखा है और आशा करते हैं कि इससे सारे प्रश्न आएंगे। इससे बाहर से और कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय और साप्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्नों को। कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्रों की सूची में कौन कौन शामिल है? लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, बोधा है, सूबेदार हजारा सिंह है, नकली लेफ्टिनेंट साहब हैं और सूबेदार ने भी इसमें शामिल है। एक प्रश्न और है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन लहना सिंह ने कहा है। किससे कहा है उसने? ये उसने सूबेदार हजारा सिंह से कहा है जब उन्हें इलाज के लिए कैंप में भेज रहा था। तो पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 नंबर का ये पूछा जाता है। वो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 2 चीजें इसमें पूछा गया है। पहला, कहानी कितने भागों में बटी है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो
कहानी कितने भागों में बटी है? तो कहानी 5 भागों में बटी है। इसके 4 भागों में युद्ध का वर्णन है। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? तो फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। उसने कहा था कहानी का पात्र लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ? तो लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या क्या बरामद हुआ था? कहानी में लेफ्टिनेंट साहब की जेब से 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुई थी। लहना सिंह और सूबेदारनी की भेंट किशोरवय में कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? अमृतसर में दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे और आसपास के मोहल्ले में ही रहते थे। दोनों की भेंट प्रायः दही वाले के, सब्जी वाले के यहाँ हो जाती थी। लहना सिंह बार बार क्यों कहता है वजीरा पानी पिला दे? लहना सिंह बुरी तरह से घायल था और रह रहकर उसे प्यास लगती थी, जिसके कारण वह बार बार वजीरा से पानी मांग रहा था। और अब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये लाइन लहना सिंह का है और तथा सूबेदार हजारा सिंह को कह रहा है कि इसमें लहना सिंह सूबेदार के माध्यम से सूबेदारनी को संदेश भेज रहा है। सूबेदारनी ने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा की रक्षा करने हेतु प्रार्थना की थी, भीख मांगी थी। लहना ने अपने जान की बाजी लगाकर दोनों की रक्षा की। उसने अपने वचन का पालन कर सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण दिया। इसमें स्वार्थ रहित दान की कोमलता की मर्म स्पर्शी व्यंजना है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर है। राइफल में जमादार के पद पर है, 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर है। जो सिपाही से थोड़ा ऊंचा पद है, उसका पद सिपाहियों से थोड़ा ऊंचा था। वह बचपन से ही साहसी था। जब सूबेदारनी बालिका थी तब वह उसे तेरी कुड़माई हो गई कहकर छेड़ा करता था। एक बार उसे तागे से कुचले जाने से बचाया भी था। छेड़छाड़ में ही वह सूबेदारनी से प्रेम करने लगा था। तभी तो कुड़माई की बात सुनकर वह हतप्रभ हक्का बक्का हो उठा। वह वीर के साथ बुद्धिमान भी था। नकली लेफ्टिनेंट साहब की चालाकी भापना उसकी बुद्धिमता का प्रमाण है। वह झटपट निर्णय लेकर सूबेदार को लौटने के लिए वजीरा को भेजता है। इससे न केवल सूबेदार की रक्षा होती है, अपितु सैनिक भी कम मारे जाते हैं और जीत भी मिल जाती है। इस जीत का सारा श्रेय जमादार लहना सिंह को जाता है और उसकी समझदारी, उसकी सूझबूझ, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को जाता है। लहना सिंह निष्ठावान प्रेमी भी था। सूबेदारनी उसकी पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन जब वह पति तथा पुत्र के रक्षा की भीख मांगती है तो लहना सिंह युद्ध के मैदान में दोनों की रक्षा का वचन का पालन करता है। इससे उसके त्याग, प्रेमी रूप और सच्चे प्यार का प्रमाण मिलता है। इस तरह अपने 3 गुणों वचन पालक, प्रेमी, वीरता और बुद्धिमता के लिए वह हिंदी कहानी का एक चिर स्मरणीय पात्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो ये लाइन किसने बोला था? ये लाइन 8 साल की वो लड़की जो अमृतसर में लहना सिंह से मिलती थी, उसने कहा था। हतप्रभ होकर लहना ने घर की राह ली। जब उसने इस लाइन को सुना तो उसने बहुचक्का होकर लहना सिंह ने अपने घर की राह ली। मगर प्रेम की विफलता से निराश, मानसिक कष्ट के कारण उसने रास्ते में एक लड़के की मोरी में धकेल दिया, एक खूमचे वाले का खूमचा उलट दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पर हाथ के बर्तन का दूध उड़ेल दिया और स्नान कर आती एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। अगला प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है? उस समय युद्ध के मैदान में वीरगति पाने वाले को नहर के किनारे की उपजाऊ भूमि पुरस्कार के रूप में मिलती थी। मरणोपरांत उसको नहर के किनारे की उपजाऊ भूमि दी जाती थी ताकि उसका परिवार उससे जीवन यापन कर सके। यह पुरस्कार रोग से मरने वालों को नहीं मिलती थी। तो ये जो पुरस्कार मिलता था, अगर कोई रोगी हो जाता था सेना में और तब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको ये पुरस्कार नहीं मिलता था। अतः वजीरा जाड़ा के कारण होने वाले निमोनिया रोग से मरने के बदले लड़ते हुए मरना चाहता था। तो वजीरा जो है वो कहता था कि जाड़े के कारण होने वाली निमोनिया से मरने से अच्छा है कि लड़कर मरो, ताकि जो है नहर के किनारे की उपजाऊ भूमि मिले और घर वालों को कुछ लाभ मिले, ताकि मृत्यु बेकार ना जाए और परिवार वालों को मुरब्बे नहर के किनारे की उपजाऊ जमीन मिल सके। अगला प्रश्न कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो,
वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इस कहानी में फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड आदि देश जर्मनी के विरोध में लड़ रहे थे। भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे, अतः वहां की अंग्रेज महिलाएं इनको थोड़ा बहुत सत्कार प्यार देती थी, ताकि ये वीरता पूर्वक लड़कर उनके देश की रक्षा करें। इस कहानी में उक्त कथन ऐसी अंग्रेज मेम का है जो उदाहरण के रूप में वजीरा सिंह प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारिन ही वह लड़की थी जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारिन ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति और सेना में भर्ती एकमात्र पुत्र की रक्षा करेगा। लहना सिंह ने कहा था कि वह उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसने अपने वचन का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। किस विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई ये कहानी है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई ये कहानी है। तो ये पूछा भी जा सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में कि उसने कहा था कहानी किस विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई। गुलेरी जी ने लहना और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। प्रश्न, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इस लाइन की व्याख्या करने के लिए पूछा गया। तो इस लाइन को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लहना सिंह के बारे में लिखा है, जब लहना सिंह अर्धमूर्छित अवस्था में घायल होकर के पड़ा हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के उसने कहा था नामक शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक महान कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मानव जीवन की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। गुलेरी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानव की स्मृति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। उसे अपने विगत जीवन की समस्त घटनाओं की स्मृति सहज हो जाती है। अर्थात जब आदमी मरने की अवस्था में होता है तो उसे जीवन भर की प्रत्येक घटनाएं उसके सामने आने लगती हैं। अतीत के चित्र उसके नेत्र के सामने चलचित्र की भांति नाचने लगते हैं। उस पर जमी हुई समय की धुंध हट जाती है तथा वह उन्हें सहज ढंग से देख एवं अनुभव कर सकता है। तो लेखक कहता है कि जो अतीत में जो चीजें हुई थी वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती। समय की जो धुंध होती है कि लंबे समय के कारण जो चीजें भूल जाया करती हैं, वो अब स्पष्ट अनुभव होने लगती है। गुलेरी ने उक्त तथ्य इस संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं कि लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में गोलीबारी से घायल होकर चिंतनीय स्थिति में लेटा हुआ है। उस समय उसे अपने बीते दिनों की स्मृति उस मानस पटल को झकझोरने लगती है तथा बचपन की सारी घटनाएं एक एक करके उसके सामने आने लगती हैं और वह उद्विग्न हो उठता है। विद्वान लेखक श्री गुलेरी जी ने उक्त बातें इसी संदर्भ में वर्णित की है। अगला प्रसंग व्याख्या के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो है लहना सिंह का कथन है। आइए देखते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक महान कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी लहना सिंह की कहानी है। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लहना सिंह के अपूर्व शौर्य एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है।
जो युद्ध के मोर्चे पर लंबे समय से डटा था लेकिन बहादुरी दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा था। अर्थात युद्ध पे लड़ाई नहीं हो रहा था, सिर्फ मोर्चे पर सब लोग डटे हुए थे। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि किसी कार्य में निपुण होने के लिए नियमित रूप से उस कार्य का अभ्यास करना होता है। अर्थात जिस प्रकार से घुड़सवार घोड़े को सिखलाता है वैसा कार्य वह करके दिखाता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि वह उस घोड़े को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दूरी तक घोड़े को दौड़ाने का कार्य करे। लेकिन यदि वह उसको लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दे और पुनः उसको सिखाए गए कार्य दोहराने के लिए कहे तो वह असफल हो जाएगा। उसी प्रकार से सिपाही को अच्छे ढंग से लड़ाई करने के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन लड़ने या दौड़ने का अभ्यास करते रहना चाहिए, ऐसा लहना सिंह का कहना है। अगली व्याख्या जो है उसके देखते हैं। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये किसकी लाइन है? वजीरा सिंह की लाइन है। ये वजीरा सिंह की लाइन है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है, अर्थात उसने कहा था कहानी से ली गई है। इसके लेखक महान कहानीकार चंदर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से वजीरा लहना सिंह को आगाह करता है जब लहना सिंह अपने सारे गर्म कपड़े बोधा सिंह को पहना देता है और आप केवल खाकी का कोट पहनकर ही युद्ध के मोर्चे पर डटा रहता है, क्योंकि युद्ध जहां पर हो रहा था वहां ठंडक बहुत अधिक थी और अत्यंत ठंड के कारण लोग बीमार हो जाया करते थे और कभी कभी निमोनिया हो जाने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाया करती थी। उस समय युद्ध के मैदान में वीर गति पाने वाले को नहर के किनारे की उपजाऊ जमीन मिलती थी। यह पुरस्कार बीमारी से मरने वाले को नहीं मिलता था। अतः वजीरा जाड़ा के कारण होने वाले निमोनिया रोग से मरने के बदले लड़ते हुए मरने की बात लहना सिंह से कहता है, ताकि मृत्यु बेकार ना जाए और परिवार वालों को लाभ मिले। इसी संदर्भ में वह लहना सिंह को ठंडक से बचने की बात कहता है। तो ये रहे आपके बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और साप्रसंग व्याख्या से संबंधित आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।